कैसे हो आपका पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसकी पिछली क्लास में, ध्यान देना, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए यानी बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो बाष्पीकरण होता है और बाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में समझाया। यानी मैंने 4 कारक बताए थे, यानी बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने बताए थे? 4। नंबर 1 बताया था आपके लिए सतही क्षेत्र बढ़ने से। नंबर 1 कौन सा बताया? सतही क्षेत्र बढ़ने से। नंबर 2 आपको समझाया था तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। नंबर 1 सतही क्षेत्र बढ़ने से, नंबर 2 तापमान में वृद्धि। नंबर 3 जो था, नंबर 3 पढ़ाया था आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता, आर्द्रता को नमी भी कहते हैं, आर्द्रता का प्रभाव। और नंबर 4 बताया था वायु की गति, यानी वायु की गति या वायु का वेग। इनके बारे में मैंने आपको समझाया। यानी बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसमें आपको बताया कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने? 4 हैं। नंबर 1 सतही क्षेत्र बढ़ने से, नंबर 2 है तापमान में वृद्धि से, नंबर 3 जो है, नंबर 3 पॉइंट है इसमें, वो है वायु की गति। कौन सी है? वायु की गति। और नंबर 4 बताया था आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता बोलते हैं नमी को। किसको? नमी को। अगला टॉपिक जो आपका है वो है बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। नोट करना इसे, वो हेडिंग को, कि बाष्पीकरण कौन सा है? बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के कारण, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, गौर देना। शीतलता यानी शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं कि बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। ये आपकी हेडिंग है, इसको आप नोट कर लीजिए कि बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। और अभी पिछली क्लास में मैंने बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए थे? 4। तो उससे ही संबंधित एक टॉपिक है कि बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो गौर देना, समझना कि द्रव के बाष्पीकरण के दौरान जो द्रव होता है, आप जानते हैं पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, और नंबर 3 गैस अवस्था। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। एक होती है अपनी प्लाज्मा अवस्था और एक होती है अपनी बीईसी। कौन सी होती है? बीईसी, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए, द्रव के बाष्पीकरण, द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, नोट करना इस बात को, द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, ऊर्जा कैसी हो रही है? कम हो रही है। कम हुई ऊर्जा को, कम हुई ऊर्जा को, द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? पुनः प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना, द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं, किसके? द्रव के, द्रव के कण अपने आसपास जो क्या होते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वही बात मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि द्रव के बाष्पीकरण के दौरान कम हुई जो ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास
अपने आसपास का क्या होता है, उनका जो क्षेत्र होता है, अपने आसपास का क्या होता है, वातावरण होता है। अपने आसपास का क्षेत्र है, चाहे अपने आसपास का क्या है, वातावरण है, उससे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा संचय करते हैं। एक ही बात है, ऊर्जा का अवशोषण करना, संचय करना, चाहे ऊर्जा क्या करना, प्राप्त करना। तो अपने आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। और जब उस ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और जब ऊर्जा का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ऊर्जा अवशोषित करते हैं और ऊर्जा का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो आसपास का जो वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जिसके कारण, नोट कर लेना इस बात को भी, जिसके कारण आसपास का जो वातावरण होता है, जिसके कारण आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसमें गौर देना, टॉपिक चल रहा है आपका, ध्यान देना प्लीज छात्रों, वाष्पीकरण के दौरान शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, कैसे होती है। तो मैं बता रहा हूं, द्रव के वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और जब ऊर्जा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, तो उससे आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए कि जब हम एक एसीटोन क्या लेते हैं, एसीटोन, इसको नेल रिमूवर के नाम से भी जानते हैं, यानी एसीटोन होता है ना, एसीटोन, एसीटोन, और एसीटोन को नेल, नेल मतलब नाखून, नेल रिमूवर के नाम से भी जानते हैं। रिमूवर, रिमूवर मतलब हटाना, नेल पॉलिश, नेल रिमूवर। एसीटोन जो होता है, एसीटोन को जब हम अपनी हथेली पर गिराते हैं, क्या करते हैं, एसीटोन जो होता है, जब इसको हम अपनी क्या करते हैं, हथेली पर क्या करते हैं, गिराते हैं। माना एसीटोन लिया और एसीटोन को हमने हमारी हथेली जो है, हथेली पर क्या किया, गिराया, तो हम क्या देखते हैं, तो एसीटोन के जो कण होते हैं वो हमारी हथेली और उसके आसपास से ऊर्जा लेकर कैसे हो जाते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। यानी तो एसीटोन के कण जो होते हैं वो हमारी जो हथेली होती है या उसके जो आसपास का क्या होता है, क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से क्या करते हैं, ऊर्जा लेकर क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता क्या होती है, महसूस होती है। यानी शीतलता क्या होती है, महसूस होती है। जैसे ही आप एसीटोन को, जिसको एसीटोन को हम नेल रिमूवर के नाम से भी जानते हैं, हमारी हथेली पर डालते हैं, तो एसीटोन क्या करती है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का क्या जो वातावरण है और हमारी हथेली है, उससे ऊर्जा क्या करेगी, अवशोषित करेगी। और जैसे ऊर्जा अवशोषित करेगी तो क्या होगा, हमारी हथेली पर शीतलता महसूस होती है। इसी प्रकार इसमें एक दूसरा उदाहरण समझिए आप कि गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ये सुनाया आपने भाई, गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, सूती। क्यों पहनने चाहिए, आप सुनिए, वो इससे रीजन है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब आसपास के वातावरण से जो ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेंगे, तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो देखिए इस दूसरे प्रयोग से समझिए कि गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हमारे शरीर से क्या होता है, अधिक पसीना निकलता है, और पसीने से रूप में निकले हुए जल के जो कण होते हैं, पसीने के रूप में निकले हुए जल के क्या होते हैं, जो कण होते हैं, समझना, ध्यान देना, इसको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अपना, कि गर्मियों में हमारे शरीर से जो अधिक क्या निकलता है, जब पसीना निकलता है, तो पसीने के रूप में निकले हुए जल के कण जो होते हैं हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त कर क्या हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, और जिससे क्या होता है, सर्दी, जिससे शरीर को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं जल को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, अतः पसीना इनसे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत होता है।
यानी गर्मी में आपने देखा होगा, गर्मी का तापमान अधिक होने की वजह से हमारे शरीर से पसीना कैसा निकलता है, अधिक निकलता है। अब पसीना जब अधिक निकलेगा, समझना, तो क्या होता है कि पसीने के रूप में जो निकले हुए जल के क्या होते हैं, कण होते हैं, निकले हुए जल के कण होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे शरीर में, इसमें हमारे शरीर में, ध्यान देना, हमारे शरीर से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। और जब वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं हमारे शरीर से, तो क्या होता है, वो वाष्प में बदल जाते हैं, और जिससे शरीर को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। आई समझ में। नंबर तीसरा एक उदाहरण समझिए कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। कि भाई एक गिलास है, और गिलास किससे भरा हुआ है, बर्फ से। किससे भरा हुआ है, बर्फ से। तो देखा होगा गिलास की जो बाहरी सतह है उस पर भी क्या होती हैं, जल की बूंदें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। क्या होती हैं, उस पर जल की बूंदें जमा हो जाती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प के कणों को ऊर्जा जो होती है वो ठंडी सतह के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि आप जो जल है ना, जल यानी गिलास है, और गिलास के अंदर हमने क्या लिया है, बर्फ लिया है। तो बर्फ की वजह से गिलास की जो सतह वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी होने की वजह से जो आसपास का जो वातावरण में जो गर्मी है या गर्म वातावरण है, वो आकर उस गिलास की सतह के चारों ओर बूंदों के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आई बता, यानी ये कण जो होते हैं जल की बूंदों के रूप में क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा होती है उसको प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण है वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और जैसे ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आई समझ में। तो ये अपना टॉपिक है, वाष्पीकरण के दौरान शीतलता कैसे होती है। क्योंकि आसपास के वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और उस ऊर्जा के ग्रहण के कारण ही आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आई समझ में। तो ये आपको बता दिया, गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। क्योंकि गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो जल को क्या करते हैं, जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। जल को क्या कर लेते हैं, जो पसीने के रूप में जो जल है, पसीने के रूप में क्या है, जल है। क्योंकि पसीने के रूप में क्या निकलता है, जल ही निकलता है। तो पसीने के रूप में जो जल है उसको जल्दी क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और जब उसको अवशोषित कर लेते हैं तो क्या होता है, अतः क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है, वो वायुमंडल में जो जल है वो आसानी से बाष्पीकृत भी हो जाता है। क्या हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है। और बाष्पीकृत हो जाएगा तो जिससे हमारा शरीर कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, या शरीर को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो ये आपके बाष्पीकरण कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है उससे संबंधित टॉपिक। अब आप देखिए दो टॉपिक और हैं। अब तक चल रहा था भाई पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हमने पढ़ा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं सामान्यतः। नंबर 1 ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था के गुण जो विशेषताएं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और लिखा भी दिया। इसी प्रकार द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में भी आपको लिखा दिया, उनके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, इनके बारे में भी आपको समझा दिया। अगला टॉपिक जो इसमें है पदार्थ की जो शेष जो अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं और मैंने बताई हैं। एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है बीईसी। तो सुनिए प्लाज्मा अवस्था क्या है और बीईसी क्या है। तो देखिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था भी माना गया है, यानी जो प्लाज्मा अवस्था होती है ना, इसे पदार्थ की कौन सी अवस्था माना गया है, चौथी अवस्था माना गया है, जो अति उच्च ताप पर संभव है। यानी किस पर है, अति उच्च ताप पर संभव है। यानी प्लाज्मा अवस्था जो होती है ना, ये अति उच्च ताप पर संभव है, चौथी अवस्था है। और कैसे इसका निर्माण होता है, अति उच्च ताप पर। ताप पर क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। जब तापमान कैसा होता है, अधिक होता है, तब
प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है, यानी 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 केल्विन पर कितना ताप होना चाहिए कम से कम, यानी 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 केल्विन। तो कैसा ताप हो गया, अति उच्च ताप हो गया। कितना हो गया, अति उच्च ताप हो गया। 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 7 जो होती है, ये तापमान कैसा हो गया, अति उच्च ताप हो गया। और अति उच्च ताप पर प्लाज्मा अवस्था क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और यह अवस्था सामान्यतः सूर्य ट्यूबलाइट जो होती है आदि में पाई जाती है। यानी जो अवस्था होती है ना, ये किसमें पाई जाती है, सूर्य के ताप में अपनी ट्यूबलाइट होती है, नियोन बल्ब होते हैं, नियोन जो बल्ब होते हैं उनमें पाई जाती है। नियोन लैंप जिसको बल्ब कहते हैं, लैंप आदि में पाई जाती है। और इस अवस्था में क्या होते हैं, पदार्थ के जो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, यानी धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ प्लाज्मा अवस्था का जो निर्माण है, किसका, प्लाज्मा अवस्था का जो निर्माण है वो धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से कैसा है, संभव है। यानी प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कैसे होता है, इस बात पर गौर दीजिए। प्लाज्मा अवस्था का निर्माण वास्तव में धनायन और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनसे क्या होता है, निर्मित होता है। धनायन क्यों बनते, जब कोई क्या होता है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों क्या कर देता है, त्याग देता है। क्या कर देता है, त्याग देता है, तो वो क्या बनता है, धनायन। धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बनी जो अवस्था होती है, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जो बनी क्या होती है, अवस्था होती है, उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह अवस्था सूर्य पर, इसके अलावा ट्यूबलाइट, नियोन लैंप आदि में पाई जाती है। और यह अवस्था जो होती है अति उच्च ताप पर तैयार की जाती है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, प्लाज्मा अवस्था। और अगली जो नंबर 5वीं अवस्था जो है वो है बीईसी। कौन सी है, बीईसी। यानी एक भारतीय वैज्ञानिक हुआ था, कौन सा, यानी सत्येंद्रनाथ बोस। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में बताया। और एक हुआ था अपना अमेरिका का था अपना कौन सा, आइंस्टीन। कौन सा था, आइंस्टीन। आइंस्टाइन भी बोल देते हैं, आइंस्टीन था, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर, भारतीय वैज्ञानिक 1920 की बात है, भारतीय वैज्ञानिक कौन था, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। और अमेरिका वैज्ञानिक कौन सा था, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी एक तो था भारतीय वैज्ञानिक कौन था, सत्येंद्रनाथ बोस था, और एक अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन था। अल्बर्ट कौन सा था, आइंस्टीन था। इन दोनों ने मिलकर पदार्थ की कौन सी एक अवस्था और बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसको हम बीईसी कहते हैं। बीईसी बॉस, बी से बॉस, ई से आइंस्टीन और सी से कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में इसका निर्माण हुआ था। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका निर्माण किया। एक भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, और एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था की परिकल्पना की। और इन्होंने बताया कि अति निम्न ताप और अति निम्न घनत्व की परिस्थितियों में पदार्थ की 5वीं भौतिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। समझना कि अति निम्न ताप पर कैसा ताप होना चाहिए, अति निम्न ताप होना चाहिए, बहुत न्यून ताप होना चाहिए, अति निम्न ताप। और अति निम्न घनत्व, घनत्व कैसा होना चाहिए, बहुत न्यून होना चाहिए। अति निम्न घनत्व से के द्वारा क्या होता है, के द्वारा 5वीं अवस्था क्या हो जाती है, तैयार की जा सकती है। कौन सी अवस्था, 5वीं। आई समझ में, अति निम्न क्या, घनत्व, और अति निम्न क्या, ताप, इनके द्वारा पदार्थ की 5वीं अवस्था तैयार की गई, जिसे क्या कहते हैं, बीईसी। 2 वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया। एक थे सत्येंद्रनाथ बोस और एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आई समझ में। और इस जिसे बीईसी या बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है, सामान्य वायु के घनत्व के, सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख भाग में जितने कम घनत्व वाली गैस को
यानी सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम घनत्व वाली गैस को और अति निम्न ताप पर, कैसे अति निम्न ताप पर ठंडा करके बीईसी तैयार की जाती है। यानी कोई सामान्य वायु है और सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग के से भी कम घनत्व पर, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके बीईसी तैयार की जाती है। और इस बीईसी को पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा गया। कौन सी अवस्था कहा गया? 5वीं अवस्था कहा गया। आज समझ में? तो कितनी अवस्थाएं हो गई पदार्थ की? 5। कितनी हो गई? 5। 3 अवस्थाओं के बारे में आपने पहले पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस। और आज बताइए आपको प्लाज्मा जो होती है अति उच्च ताप पर, इस पर अति उच्च ताप पर क्या होती है? तैयार की जाती है, अति उच्च ताप पर। आज समझ में? और जो क्या होती है बीईसी जो होती है ना, ये क्या होती है? अति निम्न ताप पर और अति निम्न घनत्व की परिस्थितियों में ये तैयार की जाती है। यानी कोई सामान्य वायु और सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले, यानी 1,00,000वें भाग वाले जितने कम घनत्व वाली गैस को जो बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो बीईसी तैयार होती है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये 2 वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया, आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने। तो ये आपका पाठ नंबर 1, इसी के साथ आपका पाठ नंबर 1 समाप्त। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला जो पाठ है वो अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो आपका पाठ नंबर 1 क्लियर, एक पाठ आपको पूरा समझा दिया। महत्वपूर्ण बातों को आप इनको नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नए पाठ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।